हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। मृदु इस्पात के चार समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे के आधार दिए हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः कितनी दी हुई है? 30 तथा 60 सेंटीमीटर है। भार वितरण के एक समान मानते हुए हम क्या कर रहे हैं? भार वितरण को एक समान मान रहे हैं। प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? मुख्य अवधारणा। हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यह एक बेलनाकार स्तंभ है, या ये हमारे पास क्या है? एक बेलनाकार छड़ है। तो ये हमारे पास बेलनाकार छड़ हो गई, जिसकी लंबाई में क्या मान रहा हूँ? एल इसकी लंबाई है। अब इस बेलनाकार और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? ए है। अब जब इस बेलनाकार छड़ पर मैं एक बल एफ आरोपित करता हूं इस तरह से, तो जब मैंने इस पर एक बल एफ आरोपित किया, तो बल आरोपित करने के पश्चात क्या होगा? मैंने इस पर बल एफ आरोपित किया, तो बल एफ आरोपित करने के पश्चात ये जो हमारे पास बेलनाकार स्तंभ या छड़ था, इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ। और इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? माना इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है वो डेल्टा एल है। कितना परिवर्तन है? डेल्टा एल है। वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो इसका ए है। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? एल धन डेल्टा एल के बराबर हो जाएगी। यही इसकी टोटल लंबाई होगी। कुल लंबाई एल धन डेल्टा एल के बराबर हो जाएगी। अतः हमारे पास जो संपीड़न विकृति होगी, तो संपीड़न विकृति जो होती है वो क्या होती है? तो अतः हमारे पास जो संपीड़न विकृति होगी, वो संपीड़न विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई के बराबर होती है, जिसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि अब हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रश्न में दिया है, और हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है? 50,000 किलोग्राम का तो भार दिया हुआ है। अतः हमारे पास जो m का मान है वो कितना है? 50,000 किलोग्राम हमें इसका भार दिया हुआ है। जो बेलनाकार स्तंभ है उसकी भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं दी हुई है। तो हमने माना कि R1 जो है उसकी भीतरी त्रिज्या है जो कितनी है? 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 मीटर। और ये हमारे पास कैसी है? ये हमारे पास इसकी भीतरी त्रिज्या है। और हमने माना जो R2 है इसकी बाहरी त्रिज्या है, और वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर बराबर 0.6 मीटर। और ये कौन सी त्रिज्या है इसकी? ये इसकी बाहरी त्रिज्या है। तो बच्चों, यही हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब ये प्रश्न में दिया है, तो इसके पश्चात हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? अब प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। और प्रश्न को हल करते समय हम क्या देख रहे हैं? हमने प्रश्न में कहा कि मृदु इस्पात के चार स्तंभों के ऊपर हमने क्या रखा? 50,000 किलोग्राम रखा। तो 50,000 किलोग्राम रखा, तो हमारे पास प्रत्येक स्तंभ पर क्या आएगा? भार आएगा। तो प्रत्येक स्तंभ पर हम भार निकाल रहे हैं। तो जब प्रत्येक स्तंभ पर भार की बात करेंगे, तो वो किसके रूप में होगा? बल के रूप में होगा। अतः F बराबर कितना होगा? mg होगा। लेकिन ये एक स्तंभ के लिए हुआ। जब चार स्तंभ होंगे तो हम इसे 4 से भाग दे देंगे, तो mg बटे 4 हमारे पास प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे? जो स्तंभ है वो बेलनाकार है। बेलनाकार है तो बेलनाकार स्तंभ का हम क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और बेलनाकार स्तंभ का जो अनुप्रस्थ काट होगा वो कैसा होगा? वो वर्ग के रूप में होगा, वृत्त के रूप में होगा। अतः हमारे पास पाई R2 का वर्ग ऋण पाई R1 के वर्ग के बराबर होगा। अतः हमारे पास ये कितना हुआ? पाई उभयनिष्ठ होगा, ये R2 का वर्ग ऋण R1 का वर्ग होगा। सबके मान हमारे पास है। जब हम इसमें मान रखेंगे, तो जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का मान हमें प्राप्त होगा। तो क्या लिख रहे हैं अपन? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मान हम निकाल रहे हैं, तो पाई का मान तो है 3.14, और R2 का वर्ग यानी कि हमारे पास कितना होगा? 0.6 का वर्ग ऋण कितना होगा? 0.3 का वर्ग। जब हम इसे हल करेंगे, तो हल करने पर जो हमें क्षेत्रफल है वो प्राप्त होगा 0.22 मीटर का वर्ग के बराबर प्राप्त होगा। अब बच्चों, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो संपीड़न प्रतिबल और संपीड़न विकृति का अनुपात होता है। संपीड़न प्रतिबल को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, और संपीड़न विकृति को, जैसा हमने मुख्य उदाहरण में बताया, हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। तो जहाँ सिग्मा क्या है? सिग्मा हमारे पास कितना हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा संपीड़न प्रतिबल। सिग्मा क्या है यहाँ पर? संपीड़न प्रतिबल है। और जो यहाँ पर एप्सिलॉन है, ये हमारे पास कितना है? एप्सिलॉन जो है इसको हम विकृति या क्या बोल सकते हैं? संपीड़न विकृति हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? यंग प्रत्यास्थता गुणांक हुआ। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक हुआ और हमें संपीड़न विकृति का मान निकालना है, तो संपीड़न विकृति
एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बटे वाई के बराबर होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिग्मा जो है संपीड़न प्रतिबल उसका मान नहीं है, तो उसका मान ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबल कितना होता है, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल हमारे पास कितना है m गुणा g, और क्षेत्रफल हमारे पास हम निकाल सके हैं, तो निकाल चुके हैं। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा 0.22, और ये कितना होगा 4 से और गुणा होगा, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है इसमें छड़ है, तो बल कितना था mg बटे 4 गुणा 0.22। mg का मान कितना होगा हमारे पास, m हो गया हमारे पास 50,000, और जी हम सब जानते हैं गुरुत्व त्वरण 9.8 हमारे पास होता है, और ये 4 गुणे 0.2 और 2 हमारे पास होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें संपीड़न प्रतिबल का मान 5,5,6,8,18 न्यूटन बटे मीटर वर्ग के बराबर हमें संपीड़न प्रतिबल का मान प्राप्त होगा। और हम सब जानते हैं बच्चों कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका मान हमारे इस्पात के लिए जो मान होता है वो मान होता है 2 गुणे 10⁻11 न्यूटन बटे वर्ग मीटर के वर्ग के बराबर होता है। अतः हमारे पास जो संपीड़न विकृति है उस संपीड़न विकृति का मान E बराबर कितना होगा, संपीड़न प्रतिबल यानी कि 5,5,6,8,18 बटे संपीड़न विकृति 2 गुणे 10⁻11 के बराबर होगा। अतः संपीड़न विकृति का मान इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2.78 गुणे 10⁻6, और इसकी विकृति की हमारे पास क्या होती है, कोई इकाई नहीं होती है। अतः संपीड़न विकृति का मान कितना प्राप्त हुआ 2.78 गुणे 10⁻6। अतः बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में इस्पात के लिए जो संपीड़न विकृति है उस संपीड़न विकृति का मान 2.78 गुणे 10⁻6 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।